Hello learners. When you must have watched my video on lesson plan or approaches to lesson planning, you must have come across the word objectives, and I had told in those videos that we would be talking about these objectives in detail. So it is a little typical to understand this word objective, and in this video we are going to discuss what are those objectives actually which are discussed in lesson planning. तो जो उद्देश्य हैं इनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है. ये उद्देश्य होते क्या हैं? सिंपल सी बात है, आप ये सोचिए कि अपने जीवन में हम जब तक जीवित हैं, जो भी कार्य हम करते हैं उसके लिए हमारे दिमाग में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई गोल, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है कि मुझे ये जीवन में करना है या मुझे ऐसे काम करना है. तो उसके लिए हम कुछ उद्देश्यों का निर्माण करते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो वैसा होगा. एंड अनलेस एंड अनटिल यू सेट और डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस इन एनी वर्क और इन एनी फील्ड. तो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम ये जानेंगे कि उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं. जब हम उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो उनको तो हमें जानना ज़रूरी है, उसको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन इसके अतिरिक्त आप एक और शब्द बार बार सुनेंगे, वो है एम. तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दो ऐसे टर्म हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं अपने एजुकेशन फील्ड में. तो कई बार हम लोग ये एक तरह से पर्याय बन जाते हैं. कई बार हम लोग इनको अनजाने में बिना सोचे समझे ऑब्जेक्टिव की जगह एम यूज़ कर लेते हैं और एम की जगह ऑब्जेक्टिव. यानी कि एम मतलब होता है हमारे लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य. जीवन में देखिए बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, एम्स होते हैं, लेकिन वो इतने दूरगामी होते हैं, इतनी दूर की सोच होते हैं, बहुत फार साइटेड होते हैं कि वी आर नॉट अश्योर कि जो मैंने सोचा था वो बहुत दिनों बाद, सालों बाद वो पूरा होगा या नहीं होगा. लेकिन जो उद्देश्य हमारे होते हैं वो हम अभी बिल्कुल तुरंत, इमीडिएट, पास का ही सोच के चलते हैं कि अभी मुझे ये करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुबह सोचा कि आज मैं मार्केट जाऊंगी और मैं ये करूंगी, तो आज मेरे जो दिन के कार्य का उद्देश्य वो यही है. तो इसमें काफ़ी हद तक अगर मैं पहले से लिस्ट बना के रखूंगी तो मैं काफ़ी सारे कार्य कर लूँगी. लेकिन अगर मैं अपना एक लक्ष्य बना लूँ कि मैं हर साल एक ना एक हिल स्टेशन ज़रूर विज़िट करने जाऊंगी या किसी पर्वतीय क्षेत्र में घूमने जाऊंगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा हो या ना हो. तो हम ऐसा नहीं है कि लक्ष्य नहीं बनाते, हम लक्ष्य भी बनाते हैं और हम उद्देश्य भी बनाते हैं, क्योंकि these two concepts give purpose and direction to our work. जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उसको एक दिशा प्रदान करते हैं, उसको कहीं ना कहीं निर्देशित करते हैं और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं. तो जब भी हम कोई एक्टिविटी या कार्य करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले हमें उसके लक्ष्य तय कर लेने चाहिए और उसके उद्देश्य तय कर लेने चाहिए. लक्ष्य कैसे? कि मैं ये कार्य करूँगा नियर फ्यूचर में, और उसको कार्य को करने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ूँगा. और हर सीढ़ी, तो पहला मेरा उद्देश्य क्या होगा? पहली सीढ़ी चढ़ना. अगर मेरा लक्ष्य आसमान छूना है तो मैं उछल के नहीं जा सकती. तो पहला मेरा जो उद्देश्य होगा वो पहली सीढ़ी चढ़ना. जब मैं पहली सीढ़ी चढ़ जाऊंगी फिर मैं दूसरी सीढ़ी पे चढ़ूंगी. तो उद्देश्य बहुत छोटा छोटा चलता है, आगे बहुत धीमे धीमे चलता है, बहुत कहना चाहिए खंडों में चलता है. तो इस तरह से एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला जो डिफरेंस और अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि एम्स जो होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, वो बहुत ब्रॉड एंड कॉम्प्रहेंसिव होते हैं. ब्रॉड माने व्यापक, बहुत फैले हुए, दे आर वास्ट. और कॉम्प्रेसिव भी मतलब वही हुआ, व्यापक ही हुआ, यानी कि बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत
सीमित नहीं होते, बहुत वेल डिफाइंड नहीं होते। हम बिल्कुल एकदम छोटा सोच या छोटा एरिया में नहीं रख पाते, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर का सोचते हैं, और उसको पाने के लिए बहुत सारा जो सोच है वो एक दिन में नहीं हो सकती। वहीं जो आपके उद्देश्य होते हैं, जो आगे चल के हम जानेंगे उद्देश्यों के बारे में, वो बहुत नैरो एंड स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि बहुत सीमित होते हैं, इनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है और बहुत विशिष्ट होते हैं। यहाँ पे विशिष्ट का मतलब है जो पर्टिकुलर कार्य हम आज या आने वाले कुछ समय में करने वाले हैं उसी के लिए ही होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के नहीं होते, बहुत दूरगामी नहीं होते, तो बहुत पास ही के होते हैं, इसलिए बहुत सीमित होते हैं, बहुत विशिष्ट होते हैं। उसके दूसरा जो हमें डिफरेंस एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिलता है वो ये है कि लक्ष्य बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं। फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक टाइप के। दार्शनिक कैसे होते हैं कि बहुत अलग तरह से उनका जो माइंड है वो चलता है। जैसे कि मैं सोच लूँ कि मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा, बन भी सकते हैं नो डाउट, बट प्रधानमंत्री करोड़ों की जनता में बहुत मुश्किल होता है, तो ये कहीं ना कहीं दार्शनिक हो जाता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बट रियलिटी में जब रियलिटी में कोई चीज़ आती है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसको पूरा कर पाएंगे, हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। वहीं उद्देश्य जो होते हैं बिल्कुल मनोवैज्ञानिक होते हैं, उस तरह उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी सोच क्या है, मैं लेसन पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से अपनी सोच को रखते हुए उद्देश्यों का निर्माण करूंगी। तीसरा जो अंतर होता है वो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लक्ष्य बहुत दूरगामी होते हैं, लॉन्ग टर्म्ड होते हैं, बहुत दीर्घकालीन होते हैं, बहुत लंबी सोच, बहुत लंबी दूरी तक सोचते हैं। वहीं जो लक्ष्य होते हैं पास के होते हैं, सीमित होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, तत्काल होते हैं, इसी समय होने वाले या थोड़े से अभी के समय में होने वाले या 2-4 दिन में होने वाले। और अगला अंतर है कि जो एम्स होते हैं हमारे वो डिफ़िकल्ट टू इवैल्यूएट होते हैं, उनको हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। कोई बच्चा कह दे कि मैं तो बड़े होके, जैसे अभी बात की कि प्रधानमंत्री बनूंगा, तो आपकी समझ में नहीं आता कि आप उसका मूल्यांकन कैसे करें, लेकिन आप उसको जरूर प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे कि हाँ बेटा आप क्यों नहीं बन सकते, जब अब्दुल कलाम बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। तो हम इस तरह से उसको उदाहरण देके प्रोत्साहित करते हैं, बट उनका मूल्यांकन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहीं जब हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, जैसे एक छोटा सा उद्देश्य मैं आपको बताऊं कि आज कक्षा में हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं जो कक्षा में पढ़ाने जा रही हूँ अपने लेसन प्लान के थ्रू, और मैंने ये उद्देश्य बनाया है कि मैं बच्चों को प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी दूंगी, मैं बच्चों को प्रदूषण क्यों होता है, क्या इसके कारक हैं, उसके बारे में समझाऊंगी, और मैं बच्चों के अंदर ऐसी भावना जागृत करूंगी कि वो प्रदूषण के खिलाफ लड़ सकेंगे, वो अपने पर्यावरण को बचाने में रुचि ले सकेंगे। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म उद्देश्य हैं। शॉर्ट टर्म उद्देश्य मतलब यहाँ पे सिर्फ मैंने अपने आप को सीमित कर लिया है, जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो प्रकरण यानी कि प्रदूषण मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ वहीं तक सीमित है। बाकी पूरे से मुझे कोई लेना देना नहीं, अभी ना साइंस से लेना देना है, ना बायोलॉजी से लेना देना है, मेरा अभी उससे कोई लेना देना नहीं। अभी मेरा लेना देना सिर्फ एक छोटे से प्रकरण जो आज मैं कक्षा में पढ़ाने जा रही हूँ उसी से संबंधित मेरे उद्देश्य होंगे। तो द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी लिमिटेड एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड दे आर शॉर्ट टर्म. And the last difference I would like to discuss is that aims are subjective in nature. सब्जेक्टिव क्यों है? जैसे अगेन वही पॉइंट में वही एग्जाम्पल फिर लूंगी। बच्चा कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अब ये उसकी सोच है, ये उसने सोचा, अब आगे वो कैसे करेगा, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, जैसे कि उसकी पढ़ाई कैसे होती है, उसका घर का माहौल कैसा होता है, उसकी खुद की जो IQ है, बुद्धि है, वो कैसी है, उसकी समझ कैसी है, वो कैसे सोचता है, वो जीवन में कैसे प्रोग्रेस करता है, स्लो प्रोग्रेसर है या फास्ट है या जल्दी ग्रास्प करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसने तो सोच लिया क्योंकि वो उसकी सोच है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव होते हैं लक्ष्य हमारे। लेकिन वहीं परिस्थितियां व्यक्ति को अपने लक्ष्य से अलग होने में या थोड़ा लक्ष्य बदलने में भी प्रेरित करती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वहीं जो आपके उद्देश्य है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आज हम करने जा रहे हैं, मेरा सारा फोकस उस कार्य के ऊपर होता है, उस गतिविधि के ऊपर होता है, उस एक्टिविटी के ऊपर होता है, और उसी के आधार पर मैं उद्देश्यों का निर्माण करती हूँ। तो अगर हम बात करें
कि उद्देश्यों के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी के बारे में हमने डिस्कस किया, एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा इनका जो योगदान है। तो उन्होंने कहा है कि प्राप्य उद्देश्य वह बिंदु हैं जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसके लिए हम कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है। वो एनसीईआरटी कहते हैं कि कोई भी उद्देश्य, जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसको प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा बिंदु है किसी भी कार्य में जो हमें डायरेक्ट करता है, हमें एक रास्ता दिखाता है। इट शोज अस द वे, इट गाइड्स अस टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ एनी एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी विच वी हैव प्लान्ड, जिसको हमने, जिस गतिविधि को हमने नियोजित किया है, उसके थ्रू, उस रास्ते में हमें निर्देशित करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें पथ दिखाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हमें एक टॉर्च बेरर का काम करता है, एक रास्ता दिखाने का कार्य करता है। और जो ये उद्देश्य है, ये हमें परिवर्तन लाने में, जो हमने तय किए हैं, उसमें सहायता करता है। उद्देश्य हमें कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सही तरीके से करने में मदद करता है। That means that these objectives which we have set or defined for a particular lesson plan, they help us in carrying out these teaching learning processes in a systematic manner. How we have to carry out? Why? So that at the end of the lesson plan, when we have taught the content, we know or we can test or assess that whether we have been able to achieve the objectives or not. कि क्या हमने प्रकरण पढ़ाने के बाद जो हमने उद्देश्यों का निर्माण किया था, क्या उनको प्राप्त करने में सफल हुए हैं या नहीं। तो ये एनसीईआरटी की बात है। उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। दे आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो आपके उद्देश्य हैं उनको हम दो में विभाजित कर सकते हैं। वो है शैक्षिक उद्देश्य तथा शिक्षण उद्देश्य। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वी विल सी द कंपैरेटिव चार्ट जो आपके सामने रखा है। अगर आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य में देखें तो ब्लूम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की ही रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। यहाँ पे ब्लूम का कहना है कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, वो जो हमने शिक्षा से संबंध में जो लक्ष्य बनाए हैं उनकी तरफ ले जाने में, जो शैक्षिक लक्ष्य हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए उनकी तरफ ले जाने में कारगर या सहायक होते हैं। दे हेल्प अस टू रीच दोज गोल्स। और हमारे जो अनुदेशन है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो हम आगे चल के पढ़ाएंगे, जो बच्चों को बताएंगे, वो सब इसी के आधार पर बनाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम शैक्षिक उद्देश्य बना देते हैं तो पाठ्यक्रम को विशिष्ट रूप से एक विशिष्टता मिल जाती है, उसको एक स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। और फिर जब हम पाठ्यक्रम को और किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसको तय कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आखिर में हम मूल्यांकन के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा जानते हैं कि हमने क्या पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी शिक्षा का, मान लीजिए एक साइंस टीचर है या एक आर्ट्स का टीचर है, तो ये पूरी शिक्षा जो उसके व्यक्ति की या बच्चे की शिक्षा है उसको आधार में लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा व्यापक हो जाता है, वास्ट स्प्रेड होता है। तो इसलिए आप इसमें देख रहे होंगे दूसरा जो पॉइंट है या तीसरा पॉइंट कह लेंगे वास्ट स्प्रेडेड, यानी कि बहुत फैलाव है, बहुत दूर दूर तक हमें इसकी बात करनी पड़ती है, बहुत व्यापक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती है। अगर मेरा लक्ष्य है कि बच्चे को साइंस की स्ट्रीम में या विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, बट उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे पाठ्यक्रम में सिर्फ सिलेबस ही नहीं आता, उससे संबंधित अन्य गतिविधियां भी आती हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से हम किसी बच्चे को उन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो बहुत वास्ट है, बहुत छोटी चीज़ नहीं है और इसको करना कोई आसान काम भी नहीं है।
और तीसरी चीज जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में कि फिलोसॉफिकल इन नेचर, जो हमने पहले भी बात करी लक्ष्यों के बारे में, तो शैक्षिक उद्देश्य कहीं ना कहीं लक्ष्य ही है जो शिक्षा से संबंधित है। जो हम एक लक्ष्य बनाते हैं शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो ऑब्वियस ही बात है लक्ष्य हैं तो व्यापक होंगे, बहुत बड़े होंगे, फैले हुए होंगे। सो वी हैव टू डील अकॉर्डिंगली, और बहुत ही फिलोसफिकल होते हैं। कहना बहुत आसान होता है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, मैं एस्ट्रोनॉमी में कुछ करूंगा, मैं तारामंडल के में रिसर्च करूंगा। कहना बहुत इजीली कहा जा सकता है, बट उसको पाना, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उद्देश्यों का निर्माण भी थोड़ा व्यापक होता है, इसलिए थोड़ा कठिन भी होता है उनको पूरा करना। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शिक्षण के उद्देश्यों की ओर जाएं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा गया है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे मतलब है व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य, यानी कि ये प्रैक्टिकल है। जैसे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से सैद्धांतिक हो जाते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल हो जाते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू अचीव, थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा अलग सोच हो जाती है। वहीं जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सिंपल सी बात है, आज मुझे प्रदूषण पढ़ाना है तो उसी के आधार पर मैं सब तय करके जाऊंगी। तो बिल्कुल व्यवहारगत होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी लिए हुए होते हैं, जो करना है वही सोच के जाना है। काफ़ी हद तक ये व्यवहारगत है। और दूसरा, चूंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ हम लेके चलते हैं, लिमिटेड मुद्दा, लिमिटेड एक्टिविटी, लिमिटेड टॉपिक या प्रकरण हम लेके चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है। इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड एरिया, तो बहुत ही नैरो डाउन होता है, बहुत नैरो होता है, सीमित होता है, बहुत विशिष्ट होता है। और वहीं इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये उद्देश्य विशिष्ट, सुपरिभाषित व मापनीय होते हैं। जो भी विधि, प्रविधि, तकनीक, व्यू रचना आदि कक्षा कक्ष में प्रयोग होनी है, वे सभी इन उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि चूंकि ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है और बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तय किए होते हैं कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, हम तय करके जाते हैं और इनको लिख के ले जाते हैं कि आज मेरे ये उद्देश्य हैं, इन्हीं को मुझे पूरा करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रकरण को क्लास में पढ़ाते हैं। वी टीच दैट टॉपिक बेस्ड ऑन दो सेट ऑब्जेक्टिव्स, और देन जब हम पढ़ा लेते हैं देन वी मेजर देम, यानी कि इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को क्या समझ में आया। और मूल्यांकन हम तरह तरह से कर सकते हैं। हम कक्षा में बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, we can ask comprehending questions, we can ask some recapitulatory questions, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं। we can ask them evaluatory questions, मूल्यांकन प्रश्न पूछ के कर सकते हैं। हम कोई ओरल टेस्ट कर सकते हैं, हम कोई सरप्राइज टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं कि आज जो मैंने पढ़ाया क्या बच्चे को समझ में आया, और अगर आया तो मैंने जो उद्देश्य बनाए थे, जिन उद्देश्यों से मैं गई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हुए, एंड माई टीचिंग हैज बीन सक्सेसफुल। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशनल एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो अब लर्नर्स, हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी हद तक डिटेल में जान चुके हैं। तो अब हमें जानना है कि जब हम एक लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं, तो हमारी शुरुआत जो होती है वो जनरल एंट्री से होती है, जिसमें हम लोग स्कूल का नाम और विषय और प्रकरण, दिनांक, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट, टॉपिक वगैरह सब लिख लेते हैं, तो उसके बाद हम लिखते हैं जनरल एम्स या जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग टर्म गोल्स, दीर्घकालीन ये हमारे लक्ष्य होते हैं, और इनका जो नेचर होता है, जो इनकी प्रकृति होती है, वो व्यापक होती है। दे आर ब्रॉड, वास्ट। एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये हमारे टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, यानी कि शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं टीचर सोच के जाते हैं, टीचर जो तय करते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर टीचर सेंटर्ड, दे आर टीचर सेंटर्ड, दे आर अकॉर्डिंग टू द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये शिक्षक केंद्रित आपके उद्देश्य होते हैं। इसमें जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम विषय के बारे में बात करते हैं, जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हम यहाँ पे विषय संबंधित बात करेंगे सामान्य उद्देश्य में। तो जब हम लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखेंगे तो हम विषय संबंधित लिखेंगे। ऊपर जो भी आपने विषय डाला है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस, इंग्लिश,
मैथ्स, हिंदी, जो भी आपने डाला है उसी से संबंधित मेरे सामान्य उद्देश्य होंगे, यानी कि विषय से संबंधित, या अगर कोई मैं गतिविधि कर रही हूँ, व्यापक गतिविधि कर रही हूँ, उससे संबंधित मेरे सामान्य उद्देश्य होंगे। दूसरा हमारे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, और ये विशिष्ट उद्देश्य बहुत अल्पकालीन होते हैं, तत्कालीन होते हैं, और ये लर्नर सेंटर्ड होते हैं, यानी कि ये छात्रों के व्यू पॉइंट से होते हैं, स्टूडेंट्स के, लर्नर के व्यू पॉइंट से होते हैं। यानी कि मैं छात्र में क्या परिवर्तन चाहती हूँ, जब मैं पाठ पढ़ाऊंगी, प्रकरण पढ़ाऊंगी, तो उसके बाद उस प्रकरण से पढ़ने के बाद उस छात्र में क्या परिवर्तन आएगा, क्या वो समझ पाएगा, कैसे वो दर्शा पाएगा, और जब वो दर्शाएगा तो हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे, चाहे वो मुझे लिख के दिखाएगा, ड्रॉ करके दिखाएगा, सम्स करके दिखाएगा, सवाल हल कर लेगा, या कोई फ्लो चार्ट बना लेगा, या मुझे उत्तर दे देगा, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता देगा कि मुझे समझ में आ गया, तो मैं उसका मूल्यांकन कर सकती हूँ जो मैंने विशिष्ट उद्देश्य बनाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, जो एम्फेसिस है, वो छात्रों पे दिया जाता है, बच्चों पे बल दिया जाता है कि उनको समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पे हम प्राप्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य किस पे आधारित लिखेंगे, प्रकरण पे, टॉपिक पे। जनरल उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, और जो विशिष्ट उद्देश्य है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो हमारे टॉपिक रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेरे साइंस के होंगे, और अगर आज मैं पोल्यूशन पढ़ा रही हूँ, प्रदूषण, तो उसके मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखूंगी। ये अधिगमकर्ता के परिप्रेक्ष्य में होते हैं, तो आपको उसी हिसाब से करना होगा। और ये मापन योग्य होते हैं, आप इनको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सो दे आर मेजरेबल एंड दीज कैन बी मेजर्ड अगेन एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ बाय गिविंग देम अ टेस्ट, बाय आस्किंग देम ओरली, और मौखिक रूप से आप पूछ सकते हैं। आप उनके हाव भाव से भी जान सकते हैं कि बच्चे की समझ में आया नहीं आया, उसके चेहरे को, उसके भावों को पढ़कर आप समझ सकते हैं एज अ टीचर कि जो उद्देश्य लेके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा रहे थे क्या परिपूर्ण हुए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स या गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखना बताऊंगी, बट अगर आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं ज़रूर आपको बता दूंगी उसके बारे में। आप देख सकते हैं मैंने मैथ्स के बारे में जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, चूंकि ये विषय संबंधित होते हैं, व्यापक होते हैं, सो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच वी कैन सी जस्ट नाउ। तो सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि छात्रों में गणित के मूलभूत मौलिक कौशलों का विकास करना। जब मैथ्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? इसकी वजह ही ये है कि शायद मैथ्स टीचर ने उसके अंदर वो चीज़ डेवलप करी ही नहीं। तो एज अ मैथ्स टीचर मेरा क्या कार्य है, पहले मेरा मेन लक्ष्य क्या है कि बच्चे के अंदर गणित के प्रति, गणित के कौशलों के प्रति जो बेसिक उसके फंडामेंटल स्किल्स हैं उसके बारे में अवगत कराना, उसको समझाना, अवेयर करना, उसमें इंटरेस्ट जगाना, तभी तो मैं मैथ्स के आगे के टॉपिक पढ़ा पाऊंगी। अगर मैं मैथ्स में ही उसका इंटरेस्ट नहीं जागृत कर सकती तो फिर आगे पढ़ाने का कोई तुक ही नहीं बनता। दूसरा है विद्यार्थियों के गणितीय कौशलों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए तैयार करना। देखिए, जो बच्चा मैथ्स में तेज होगा ना, वो कहीं भी जाएगा वो फटाफट हिसाब किताब कर लेगा, गणित से संबंधित सारे कार्य कर लेगा, क्षेत्रफल निकालना, कन्वर्जन्स करना, मीटर टू सेंटीमीटर करना, केजी टू टन करना, वो फटाफट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसके अंदर वो स्किल आ गई है। अगला है टू इंड्यूस रीजनिंग पावर इन द प्यूपिल। मैथ्स में बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, सवाल करने पड़ते हैं, तो छात्रों में तर्क वितर्क की क्षमता को प्रेरित करना। तो एक टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि बच्चों को भरपूर मौका दे क्लासरूम में कि वो मैथ्स में अपना तर्क वितर्क कर सके। अगला है उसके अंदर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन पैदा करना, गणित के लिए समालोचना व सराहना की भावना का विकास करना, यानी कि उसको समझने की क्षमता, उसको मैथ से प्यार, मैथ सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट, लाइकिंग, एप्रिसिएशन, वो सब हमें डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो मैथ्स में रुचि ले पाएगा एज अ सब्जेक्ट।
और आखिरी में मैंने लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, वैज्ञानिक का मतलब विज्ञान नहीं होता, वैज्ञानिक का मतलब होता है किसी भी कार्य को तर्कबद्ध तरीके से करना, यानी कि लॉजिकल तरीके से करना। जब हम क्रमबद्ध तरीके से, लॉजिकल तरीके से, सिस्टम से, स्टेप वाइज तरीके से कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वो साइंस होती है। खाना बनाना भी साइंस है, ड्राइंग करना भी साइंस है। एक ऐसे ही कुछ भी बना लेना खाने में वो अलग है, लेकिन आप लोग शोज देखते होंगे कुकिंग के, तो वहाँ पे हर चीज़ मेजर की जाती है और नापने के बाद चीज़ों को बनाया जाता है। तो उसके पीछे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो लॉजिकल तरीके से वो कार्य करते हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से वो कार्य करते हैं, वो साइंस है अपने आप में। तो छात्रों में जब हम गणित करते हैं तो कोई भी बच्चा सवाल डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको स्टेप वाइज वो सवाल हल करना है, और यही वैज्ञानिक अभिवृत्ति है। तो ये हमें बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। तो लर्नर्स सिर्फ इतने ही नहीं, आप और भी लिख सकते हैं, और आपके जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी भी आधार पे लिखे जा सकते हैं। वो आपके हेड यानी कि दिमाग के आधार पे, आपके नॉलेज के आधार पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे लिखे जा सकते हैं। आपके रुचि यानी कि दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित, कि आपको उससे लाइकिंग है सब्जेक्ट से, आपको अप्रिसिएशन है उस सब्जेक्ट के लिए, आप उस सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, आपको पढ़ने में बड़ा चाव आता है उस सब्जेक्ट पढ़ने में, तो हार्ट। और हैंड यानी कि आप हाथों का इस्तेमाल करने में, प्रोजेक्ट बनाने में, ड्राइंग बनाने में, सवाल करने में, लिखने में, ये सारी चीज़ें आप इन सब तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को सामान्य उद्देश्य में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो मैं आपको हेड, हार्ट और हैंड के बारे में बात कर रही हूँ, हाथ और दिमाग और आपके दिल के बारे में जो बात करी, इसके बारे में हम जब विशिष्ट उद्देश्य जानेंगे उस वीडियो में आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। तो आज हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स इसमें समझा है। अगर आपको मेरा दूसरा वीडियो जो विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित है, उसमें आपको जानना है कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमेंट, एडवाइस, सजेशन या आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ subscribe to my channel and like and share this channel with your friends. Thank you for listening.